So this is our new question for the mergers and acquisition. ध्यान देंगे. ABC, a large business house is planning to sell its wholly owned subsidiary KLM. ABC एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है, वो अपनी सब्सिडरी को बेचने के लिए प्लान कर रहा है, KLM. Another large business entity XYZ has expressed its interest in making a bid for KLM. यानी कि ये XYZ थर्ड पार्टी है. जैसे मान लो ABC कौन, अपन, अपनी ही एक सब्सिडरी है KLM जिसको अपन बेचना चाहते हैं, और बाहर से XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो आती है और बोलती है कि हाँ हम KLM को खरीदने के लिए तैयार हैं. XYZ एक्सपेक्ट करता है, यानी कि सामने वाली कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आफ्टर एक्विजिशन द एनुअल अर्निंग ऑफ KLM विल इंक्रीज बाय 10%. यानी अभी हमारी सब्सिडरी की जितनी भी अर्निंग्स हैं वो बढ़ जाएगी मर्ज होने के बाद. चलो मान लो कि अपन अपनी साइड कौन सी लेते हैं, अपन XYZ वाली लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा और क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए. तो हम है XYZ, जो सामने वाली एक कंपनी है ABC, उसकी सब्सिडरी KLM को खरीदना चाहते हैं, और हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो KLM को हम खरीदने के बाद में उसकी अर्निंग हर साल की अर्निंग 10% से बढ़ेगी. ये अर्निंग बढ़ने की बात हो रही है, कैश फ्लोज नहीं. Following information ignoring any potential synergistic benefits arising out of possible acquisition are available. यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होने वाले हैं मर्ज होने के बाद में, वो सब इग्नोर करके नीचे दी गई इंफॉर्मेशन आपको है, ध्यान दो. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फॉर KLM फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच हैज जस्ट एंडेड इज एस्टिमेटेड टू बी ₹10 करोड़. अभी अभी जो साल खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है, उसमें KLM जिसको हम एक्वायर करना चाहते हैं उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है 10 करोड़. KLM का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हैज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ 7% ईच ईयर एंड द सेम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू. तो प्रॉफिट में उसके 10-7% की ग्रोथ होगी, ये हमको ऐसा लगता है. एस्टिमेटेड पोस्ट टैक्स मार्केट रिटर्न इज 10% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 4%. RM और RF दिया हुआ है, जहां पे भी RM और RF आता है वहां पे चांसेस ज्यादा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लगने के. दीज रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फोर्सेबल फ्यूचर ऑल्सो. कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%. ठीक, टेबल देखो XYZ, यानी कि ये हमारी डिटेल है फर्स्ट कॉलम में. सेकंड कॉलम में ABC कंपनी की डिटेल है. थर्ड कॉलम में KLM की तो डिटेल नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी एंटिटी दी है फॉर KLM इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस. यानी कि KLM का जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है वैसे का वैसा सेम नेचर में कौन सी कंपनी काम कर रही है वो प्रॉक्सी एंटिटी, यानी कि कॉपी, KLM की कॉपी की डिटेल, यानी कि जो आप KLM को भी लगा सकते हो. तो नंबर ऑफ शेयर दिए XYZ के 100 लाख, ABC के 80 लाख, करंट शेयर प्राइस 287 और 375. डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है 40, 50 और 50. डेट इक्विटी रेशियो दिया है मार्केट वैल्यूज पे 1:2, 1:3 एंड 1:4. डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि 1:2 मतलब हर 2 रुपए के लिए 1 रुपए का डेट लाया है हमने, वैसे ही 1:4 का मतलब हर 4 रुपए की इक्विटी के लिए 1 रुपए का डेट लाया है. पी रेशियो आपको दिया है 10, 13 और 12. प्राइस अर्निंग मल्टीपल, यानी कि अर्निंग का 10 टाइम्स मार्केट में प्राइस है, 13 टाइम्स मार्केट में शेयर की प्राइस है और 12 टाइम्स मार्केट में शेयर की प्राइस है. इक्विटी बीटा हमको दिया है 1.1 और 1.1. Assume gearing level of KLM to be same as for ABC and debt beta of 0. KLM की जो gearing level होगी वो भी सेम होगी ऐसा मान के चलो जो कि ABC की है. यानी gearing level मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो, जितना डेट उसमें होगा उतना ही. You are required to calculate appropriate cost of equity for KLM. KE निकालना है, KLM के लिए बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फॉर द प्रॉक्सी एंटिटी. सीधी सी बात है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लगेगा यहाँ पे. RM और RF आपको ऊपर दिया हुआ है, आपको बस ऊपर से ये जो टेबल है उसमें से बीटा निकालना है, गेयर्ड बीटा निकालना है, क्योंकि गेयरिंग लेवल सेम होगा. सेकंड, अ रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर KLM both before and after any potential synergistic benefit to XYZ of the acquisition. पहले तो हमको KLM के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, ठीक है, क्लियर है. दूसरा ये पूछ रहा है कि KLM कंपनी जो हम जिसको हम एक्वायर करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू बताओ.
रेंज बताओ, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हमने इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस देखे हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट वाले मर्जर्स में, और वो भी बिफोर एंड आफ्टर पोटेंशियल सिनर्जिस्टिक बेनिफिट, यानी कि पहले तो बिफोर में निकालना है रेंज तो दो वैल्यूज निकलेगी, आफ्टर में निकालना है रेंज तो दो वैल्यूज और निकलेगी, टोटल चार वैल्यूज निकलने के चांसेस। तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमको कि एबीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है केएलएम, जिसको खरीदना चाहता है एक्सवाईजेड, है ना। एक्सवाईजेड लिमिटेड एक कंपनी है जो एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी को खरीदना चाहता है, ठीक है। केएलएम की हमको बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है टेबल में, जैसे कि हमने आपने अगर देखा होगा तो एक्सवाईजेड की डिटेल दी हुई है, एबीसी की डिटेल दी हुई है, और लास्ट वाले कॉलम में केएलएम की डिटेल नहीं दी हुई है। केएलएम की डिटेल के बजाय केएलएम की प्रॉक्सी कंपनी की डिटेल दी हुई है। अब इसका मतलब क्या होता है? केएलएम की प्रॉक्सी कंपनी का मतलब ये हो गया है कि सेम टू सेम केएलएम जैसी कंपनी है, सिर्फ थोड़े बहुत कुछ चेंजेस होंगे तो होंगे, तो वो डेटा भी हम यूज कर सकते हैं एज अ केएलएम का डेटा, ठीक है। तो केएलएम का डेटा नहीं है हमारे पास में, केएलएम के प्रॉक्सी एंटिटी का डेटा है। मार्केट में कोई भी और एक कंपनी होगी जो सेम टू सेम केएलएम जैसा काम करती होगी, तो उसका डेटा हमारे पास में है। क्वेश्चन में फर्स्ट चीज जो पूछी हुई है, या फिर आप पहले देखो कि XYZ जो एबीसी की सब्सिडरी को एक्वायर करना चाहता है, XYZ जो एबीसी की सब्सिडरी को एक्वायर करना चाहता है, वो बिलीव करता है कि एक बार मैंने एक्वायर कर लिया तो उसके बाद जो भी उसकी अर्निंग है, राइट नाउ अभी अर्निंग कितनी है, 10 करोड़ रुपए, केएलएम की अभी की अर्निंग 10 करोड़ रुपए, इसमें वो 10% की ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, मतलब एक्विजिशन की वजह से 10% का ग्रोथ अचीवेबल है जो भी होगा। उसके बाद नॉर्मली भी क्या हो रहा है, यहां पे 10 करोड़ है केएलएम का प्रॉफिट, और वो नॉर्मली अगर नहीं भी हो तो अभी कितनी ग्रोथ चल रही है उसकी, 7%। तो मर्ज होने के बाद में क्या होएगा, जो भी होगा नॉर्मल सिचुएशन उसमें और 10% ऐड हो जाएगा, यानी 10 करोड़ पे 7% पे 10 और परसेंट। दैट 10% इज नथिंग बट द सिनर्जी बेनिफिट्स ड्यू टू एक्विजिशन, सिनर्जी बेनिफिट्स ड्यू टू एक्विजिशन। अच्छा ठीक है, इतनी डिटेल दी हुई है। उसके बाद में हमको पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होनी चाहिए केएलएम के लिए, जो हमको यूज करनी है। अभी ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाले कहां कहां निकाल सकते थे, एक फॉर्मूला जो यहां पे डिटेल हमको दी हुई है उसके लिए एक फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दैट इज एप्लीकेबल हियर। सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से देखो कैसे हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इन ब्रैकेट मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट, है ना। अब हमको मार्केट रेट और रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, देखो क्या है, 10% और 4%। अब बात आती है बीटा की। बीटा दो तरह के हो सकते हैं, गेयर्ड बीटा, अनगेयर्ड बीटा। अच्छा ये गेयर्ड और अनगेयर्ड क्या होता है पहले देखते हैं। देखो या मैं इधर ले लेता हूं, ये कंपनी है, ठीक है। इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें है इक्विटी, ये दूसरी कंपनी है, इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना इसमें है इक्विटी और डेट दोनों। अच्छा ये इक्विटी कितनी है, मान लो 4 करोड़ की, और यहाँ क्या है 2 और 2 करोड़ का डेट और इक्विटी है। इस कंपनी का अगर आप बीटा निकालोगे उसको बोलते हैं अनगियर्ड बीटा, और इस कंपनी का निकालोगे तो उसको बोलते हैं गियर्ड बीटा। गियर्ड बीटा मतलब ऐसी कंपनी जो गियर्ड, मतलब जिसमें बाहर से डेट लाया हुआ है, सिर्फ ओनर का ही पैसा नहीं, सिर्फ इक्विटी वालों का ही नहीं, बाहर वालों का भी पैसा लगा हुआ है, इस कंपनी का बीटा को बोलते हैं गियर्ड बीटा। और ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ इक्विटी है, कोई डेट नहीं, बाहर वालों का पैसा नहीं है, उस कंपनी के बीटा को बोलते हैं अनगियर्ड बीटा, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन, हमारे ये वाले क्वेश्चन में जो हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, वो क्वेश्चन में जो बीटा चाहिए वो गेयर्ड चाहिए कि अनगेयर्ड चाहिए। सिंपल है, जिस कंपनी का आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो कंपनी में अगर इक्विटी और डेट दोनों है तो गेयर्ड चाहिए, ये रहा। लेकिन अगर उस कंपनी में सिर्फ इक्विटी से ही फाइनेंसिंग हुई है तो अनगेयर्ड चाहिए, ठीक है। अब हमारे को कौन सी कंपनी चाहिए, केएलएम,
उसका बीटा चाहिए। केएलएम में क्या डेट इंक्लूडेड है? हाँ है, लिखा हुआ है एक लाइन टेबल के नीचे में। अज्यूम करके चलो कि गेयरिंग लेवल जो है केएलएम का टू बी द सेम एज ऑफ एबीसी। एबीसी की सब्सिडरी है केएलएम। केएलएम का गेयरिंग लेवल वो बोलता है कि सेम होगा एबीसी जितना, और एबीसी का गेयरिंग लेवल क्या है? 1:3 डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा, मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें गेयरिंग लेवल क्या है? ये 1:1, यानी हर 1 रुपए की इक्विटी के लिए 1 रुपए का डेट। यहां गेयरिंग लेवल है क्या? नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हमको चाहिए गेयर्ड बीटा। ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि हमारे केएलएम में डेट है। तो चलो यहां मैं ले लेता हूं गेयर्ड बीटा, ले लिया। अब गेयर्ड बीटा केएलएम का दिया हुआ है क्या? केएलएम का चाहिए क्या? कैसे निकालेंगे? देखो, एक रिलेशनशिप है गेयर्ड और अनगेयर्ड का। अभी देखो हमारे पास दिया हुआ तो नहीं है केएलएम का गेयर्ड बीटा, लेकिन प्रॉक्सी एंटिटी दी हुई है केएलएम की, जिसका डेटा यूज कर सकते हैं केएलएम के लिए। मतलब सेम टू सेम प्रॉक्सी एंटिटी की डिटेल दी हुई की होती है कि भैया ठीक है, आपके पास जो आपकी केएलएम कंपनी है ना, उसका डेटा नहीं दिया हुआ है, आप एक काम करो सेम टू सेम ऐसी दूसरी कंपनी है वो डेटा यूज कर लो केएलएम के लिए। ठीक है, यूज कर लेंगे वो डेटा इस केएलएम के लिए, लेकिन अच्छा, वो प्रॉक्सी एंटिटी का गेयर्ड बीटा कितना है? इक्विटी बीटा 1.1। क्या उसका बीटा मैं इधर लगा सकता हूं? हाँ, लेकिन कब? जब केएलएम का गेयरिंग लेवल उसके गेयरिंग लेवल जितना हो। नहीं समझ में? देखो, यह है केएलएम और यह है उसकी प्रॉक्सी। हमको जो डिटेल दी है वो इसकी दी हुई है। ठीक है, नीचे स्टेट क्वेश्चन के नीचे टेबल के नीचे लाइन में लिखा हुआ था कि केएलएम का डेटा, केएलएम का गेयरिंग लेवल एबीसी जितना है। ये रहा एबीसी। ठीक है, ये है सब्सिडरी का, ये होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी है। अभी देखो, इसकी जो बैलेंस शीट बनी है उसमें इक्विटी और डेट दोनों है। ठीक है, इक्विटी और डेट का लेवल क्या है? उसने बोला 1:3, यानी कि हर 3 रुपए की इक्विटी के लिए 1 रुपए का डेट। डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं इसको। तो केएलएम का भी यही रूप में होगा, इक्विटी 3 डेट 1, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे बोला है एबीसी जैसा ही है। तो यहां भी अगर, मतलब अमाउंट नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां भी वही लेवल मेंटेन होगा। जैसे यहां पे 300 और 100 होगा, तो यहां पे हो सकता है 30 और 10, रेशियो वही है 1:3 का। लेकिन प्रॉक्सी का जो हमको डिटेल दिया हुआ है वहां रेशियो क्या है? वहां रेशियो थोड़ा अलग है, 1:4 का रेशियो है। अब एक चीज बताओ, ये हो गया। अब एक चीज बताओ, किसका बीटा ज्यादा होता है? बीटा का मतलब क्या हो गया? सिस्टमैटिक रिस्क। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बीटा पूरी तरह से देखा हुआ है, तो बीटा का मतलब हो गया रिस्क। किसका रिस्क ज्यादा होगा? मतलब कौन सी कंपनी का रिस्क ज्यादा होगा? जिसमें इक्विटी है सिर्फ, या जिसमें इक्विटी और डेट दोनों है? सिंपल, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों है उसका रिस्क ज्यादा होगा। इससे क्यों? क्योंकि कंपनी में आपने डेट लेके आ गए हो, उससे क्या हुआ? डेट लेके आने से क्या हुआ? अरे भाई, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो मान लो दोनों कंपनी लिक्विडेट हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा? कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है तो कंपनी के पास नेट में पैसा बचा हुआ है, अब सिर्फ सब कुछ सेटलमेंट करने के बाद में 2 करोड़ रुपए, वो 4 करोड़ की इक्विटी 2 करोड़। तो अब बताओ ये कैसे बांटेंगे? हर 1 रुपए वाले को 50 पैसे मिलेंगे यहाँ पे, तो जाके 2 करोड़ बढ़ जाएगा सारे 4 करोड़ में। लेकिन यहाँ पे 2 ही करोड़ रहे ये सिचुएशन में, तो क्या होगा? फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा डेट वालों को। करेक्ट, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा डेट वालों को। 2 करोड़ का 2 करोड़ यूज हो गया क्योंकि उनको 2 करोड़ पेमेंट करना था। अब इक्विटी वालों के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं। पहले एटलीस्ट 50 पैसे तो मिल रहे थे, अब 1 पैसा भी नहीं मिल रहा। सेम सिचुएशन है, बाकी सब कुछ सेम है दोनों कंपनी का, सिर्फ ये अनगेयर्ड है, ये गेयर्ड है। सो गेयर्ड में इक्विटी वालों को रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इक्विटी वालों के साथ साथ डेट वाले आ जाते हैं। तो जब कभी पेमेंट करने की बारी आई तो सब में बराबर नहीं बढ़ता, पहले डेट वालों को जाता है, फिर बचा कुचा तो इक्विटी वालों को मिलता है। तो गेयर्ड बीटा, या गेयर्ड कंपनी जो रहती है उसमें रिस्क ज्यादा होता है इक्विटी वालों को। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्या गेयरिंग लेवल है, उसके हिसाब से रिस्क ऊपर नीचे होगा। अब एक चीज बताओ, केएलएम
का डेट इक्विटी रेशियो अलग है, प्रॉक्सी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो अलग है, तो दोनों का रिस्क भी अलग अलग होगा। करेक्ट, दोनों का रिस्क भी अलग अलग होगा। हमको इसकी डिटेल नहीं दी हुई है, हमको इसकी डिटेल दी हुई है, और इसका गियर्ड बीटा जो है वो है 1.1। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये 1.1 में 1:4 का रिस्क इंक्लूडेड होगा? यस करेक्ट। क्या 1.1 में यहां लगा सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां रिस्क सिर्फ 1:3 का है। जैसे ही 1.1 आपने यहां पे लगाया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने भी इसका गियरिंग लेवल क्या कर दिया, 1:4, जबकि ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हमको क्या करना होगा अब, हमको क्या करना होगा अब, 1.1 गियरिंग बीटा को कन्वर्ट करो अनगियर्ड बीटा में। मतलब इसमें से डेट इक्विटी वाला जो रिस्क है हटा दो, हटा दिया। अब प्योरली इक्विटी वाला रिस्क है, ये तो यहां पे भी लगा सकते हो, ये इक्विटी से फाइनेंसिंग होता है, ये इक्विटी से फाइनेंसिंग होता है तो चार ही ना, 3 + 1 4, ये 4 + 1 है, सॉरी जो भी होता 100% सेम ही होता ना, 10 करोड़ या 10 करोड़। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो टोटल इक्विटी ले लेता हूं मैं 100 करोड़ की, तो 3:1 में अगर बढ़ता तो कैसा होता वो, 4, यानी कि 75 इक्विटी होता, डेट 25 होता। लेकिन ये वाले केस में, प्रॉक्सी वाले के केस में इक्विटी कितना, 80 होता, डेट 20 होता, है तो 100 ही ना। अब जब अनगियर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा इक्विटी से फाइनेंसिंग है, ये बोलते हैं ना अनगियर्ड, यानी पूरा का पूरा इक्विटी से फाइनेंसिंग, और पूरा कितना, 100 यहां भी और 100 यहां भी। जब दोनों जगह 100 है, इसका मतलब इसका अनगियर्ड बीटा मैं इसको लगा सकता हूं। सो द एंटायर थिंग दैट आई वांट टू से इज, इसका गियरिंग बीटा जो है इसमें 1:4 का रिस्क हटा दो। अब ये कन्वर्ट हो गया अनगियर्ड बीटा में, इसमें 1:3 का रिस्क डाल दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गियर्ड में वापस। ये रहा 1:4 का रिस्क हटाया, गियर्ड बीटा में से 1:4 का रिस्क हटाया तो अनगियर्ड आया, उसमें वापस 1:3 का रिस्क डाल दो तो गियर्ड आ जाएगा, और 1:3 वाला गियर्ड आएगा, वो 1:4 वाला गियर्ड है। ये तो मैं लगा नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि 1:3 चाहिए मेरे को, ये वाला लगा सकता हूं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब कैसे कन्वर्ट करना है? सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग द गियर्ड इनटू अनगियर्ड। हैव अ लुक ओवर इट। व्हाट इज द फॉर्मूला? ठीक है, पहले चलो मेन ले लेते हैं। गियर्ड बीटा इज इक्वल टू अनगियर्ड बीटा इन ब्रैकेट 1 + 1 - टैक्स डेट इक्विटी रेशियो। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया? सी 1+ आ रहा है, मतलब अनगियर्ड बीटा जो, ये तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमने ये बोला था कि रिस्क गियर्ड बीटा का ज्यादा होता है, तो इसका रिस्क ज्यादा रहेगा। ये जो अनगियर्ड बीटा है ना, उससे ज्यादा गियर्ड बीटा आएगा कंफर्म। ठीक है, दूसरी बात, ये ब्रैकेट में क्या है? ये ब्रैकेट में 1 - t, यानी क्या हुआ, हमने सब कुछ तो डिस्कस कर लिया। एक चीज आपको पता है, जब आप डेट लेके आते हो, जो उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हो उस पे टैक्स सेविंग होती है, लेकिन इक्विटी, इसमें सिर्फ 4 करोड़ का पूरा इक्विटी रहा तो पूरा का पूरा डिविडेंड देते हो इन लोगों को, और उस पर कोई टैक्स सेविंग नहीं होती। यहां एटलीस्ट 2 करोड़ पे टैक्स सेविंग तो होगी ना, डेट वाला 2 करोड़ जो है गियर्ड में, उस पर टैक्स सेविंग होगी। ये 1 - t, यानी सिर्फ आफ्टर टैक्स पकड़ो। डेट इक्विटी रेशियो यानी क्या रेशियो है आपका। तो देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इतना पार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। 1.1 वाले बीटा में से 1:4 का रिस्क हटा दूंगा। अच्छा, 1.1 गियर्ड है अनगियर्ड है? गियर्ड है, तो ये 1.1 यहां लिखूंगा। हमको चाहिए अनगियर्ड बीटा, और 1 + 1 - 0.30 आपका रेट है। डेट इक्विटी रेशियो क्या है? 1/4। तो मैं बोल सकता हूं ये जो 1.1 प्रॉक्सी कंपनी का है, इसमें डेट इक्विटी रेशियो 1.4 है। ये पूरे पार्ट को अब आप उधर ले जाओ तो आपका अनगियर्ड बीटा आ जाएगा। देखो 1/4 है, ये ब्रैकेट में 0.70 डिवाइडेड बाय 4 + 1, दैट इज 1.175। ये आएगा आपका 0.9362। ये है अनगियर्ड बीटा। मतलब हमने क्या किया, गियर्ड में से डेट इक्विटी रेशियो का रिस्क जो था हटा दिया, डेट का रिस्क जो था हटा दिया। अब ये प्योरली इक्विटी वाला रिस्क, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला वापस यूज करके मैं गियर्ड बीटा निकाल लूंगा जिसमें 1:3 का रिस्क हो।
geared beta is equal to ungeared 1 plus 1 minus tax debt equity. अनगेयर्ड हमने निकाल लिया 0.9362 जो मैं वहाँ का यहाँ लगा सकता हूँ, और अब मुझे रिस्क कितना चाहिए 1/3 का, तो देखो 1.1546, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया गेयर्ड बीटा का 1.1546। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो जैसे ही आपका डेट इक्विटी रेशियो बदला, आपका रिस्क बदल गया। ध्यान दो कुछ चीज़ों पे, फिर हम यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ डेट कम था, यहाँ डेट ज़्यादा था 25, यहाँ 20। इसका डेट इक्विटी इसका बीटा था 1.1, करेक्ट। ये 1.1 में से 20 का रिस्क हटाया तो अनगियर्ड में कन्वर्ट हुआ, वो था 0.9362। इसमें 25 का रिस्क डाला तो वापस गियर्ड में कन्वर्ट हुआ, वो है 1.1546। ध्यान दो जैसे ही आपकी कंपनी में डेट बढ़ा है वैसे ही आपका रिस्क बढ़ गया, 1.1 से 1.1546, यानी थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा और बढ़ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द इंक्रीज इन रिस्क ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द डेट इन द कंपनी। जितना ज्यादा डेट लाते जाओगे उतना ज्यादा इक्विटी वालों को रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहला प्रेफरेंस उनको मिलता जाता है। अगर यहाँ 2 करोड़ की जगह डेट वालों का 2 करोड़ की जगह सिर्फ 1 होता तो ये 2 में से पहले 1 इनको बढ़ जाता, बाकी का पूरा का 1 करोड़, पूरा 1 करोड़ बच्चा कुचा इक्विटी में बढ़ता, तो सबको कुछ ना कुछ तो मिलता। लेकिन नहीं था, डेट जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे कंपनी में इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ता जाएगा। ये रहा 20 से 25 किया, रिस्क बढ़ गया। लेकिन इसमें 1:3 का रिस्क है, ये रहा, हम यहाँ पे लेके आएंगे उसको, ये है 1.1546। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मुझे चाहिए था। ये आएगा आपका 16.93%। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं दिक्कत ना हो। Hmm. 16.93% is the cost of equity for KLM that you can use. I think this is all about the cost of equity. सेकंड पार्ट है उसका रेंज ऑफ वैल्यूएशन। तो आप एक काम करो, पहले ये सब लिख लो, उसके बाद हम रेंज ऑफ वैल्यूएशन भी निकालते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, अनगियर्ड गियर्ड बीटा क्या होता है। उसके बाद हमने क्यों 1.1 नहीं लिया सामने वाली कंपनी का, क्योंकि 1.1 में 1:4 का रिस्क इंक्लूडेड था, हमको चाहिए था 1:3, KLM का 1:3 था। तो 1.1 में से 1:4 का रिस्क हटा के वापस 1:3 का रिस्क डाला, तो जाके हमको यहाँ यूज़ करने लायक बीटा मिला, गियर्ड बीटा चाहिए था। हाँ, अब ऐसा रहता, मान लो एक क्वेश्चन आपको ऐसा आ गया कि ये तो है गियर्ड बीटा, ठीक है, लेकिन KLM में कोई भी गियरिंग लेवल है ही नहीं, यानी सब इक्विटी है, तो क्या करते, 1.1 में से डेट इक्विटी हटाते, अनगियर्ड आता, वही यूज़ कर लेते यहाँ पे। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो पूरा इक्विटी है और वो इक्विटी बीटा ये रहा। पूरा इक्विटी रहता तो 0.9362 यूज़ करता वहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ डेट था तो रिस्क बढ़ना है 9362 पे, तो ये वापस डाल के मैंने बढ़ा लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। जस्ट डू वन थिंग, राइट डाउन द आंसर, देन विल मीट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये आपको पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ वैल्यूएशन फॉर द कंपनी, यानी कंपनी की रेंज निकालना है। वैल्यूएशन तो करना है, कंपनी की वैल्यू तो निकालना है, लेकिन एक रेंज बताओ, क्या अपर लिमिट होनी चाहिए, क्या लोअर लिमिट होनी चाहिए, यानी कम से कम कितना देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना चाहिए। तो वैल्यूएशन निकालने के लिए मर्जर्स में हमने पहले भी देखा है कि बेसिस हम लेते हैं, कुछ 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 बेसिस होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो पहला बेसिस हम ले सकते हैं यहाँ पे, देखो जैसे हमको डिटेल दी हुई है क्वेश्चन में, पी रेशियो भी दिया हुआ, तो पी रेशियो को भी बेसिस बना सकते हो आप। डिविडेंड दिया है, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है अपना, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी दी हुई है कंपनी की।
तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को भी आप बेसिस बना सकते हो। मार्केट प्राइस निकाल लो, मार्केट वैल्यूज के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो कि क्या होनी चाहिए आपको वैल्यूएशन। तो हम दो बेसिस ले लेते कोई भी, चलो एक पहले लेते पी रेशो, तो पी ई रेशो बेस्ड वैल्यूएशन, ठीक है। तो वो भी हमको बोला है दोनों में कहीं निकालने के लिए प्री और पोस्ट सिनर्जिस्टिक निकालना है हमको, यानी कि प्री सिनर्जिस्टिक वैल्यू कितनी और पोस्ट सिनर्जिस्टिक वैल्यू कितनी। तो हम पहले निकाल लेते प्री सिनर्जिस्टिक। अच्छा, मतलब सिनर्जी के पहले का क्या होगा, पी रेशियो क्या है, अब किसके एंगल से देखना है ये भी हमको डिसाइड करना है। आप वैल्यूएशन निकालने तो कौन कंपनी है जो एक्वायर करने वाली है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड अपना खुद का पी लगाएगी, उसका पी कितना है 10, ठीक है। केएलएम की अर्निंग कितनी है 10 करोड़, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मार्केट प्राइस कैसे निकालते हो, मार्केट प्राइस कैसे निकालते हो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पी रेशियो इंटू अर्निंग पर शेयर, करेक्ट। अब मेरे को बताओ, पी रेशियो इंटू अर्निंग पर शेयर लेते हो तो मार्केट प्राइस पर शेयर आती है। अब टोटल अर्निंग लोगे तो टोटल मार्केट वैल्यू आएगी, करेक्ट, वही तो हमको चाहिए। ये लो, पी इंटू अर्निंग्स, पी रेशियो 10 इंटू 10 करोड़, दैट इज 100, खत्म, करोड़। अब पोस्ट, पी इंटू अर्निंग्स इंटू पोस्ट सिनर्जी और प्री सिनर्जी में फर्क क्या है, पोस्ट सिनर्जी मतलब सिनर्जी के बाद, सिनर्जी कंसिडर करते हुए 10% ग्रोथ होगी, यानी 1.1, खत्म। दिए ना आपको, फर्स्ट वाली लाइन में दी हुई है, देखो सेंटेंस में, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड एक्सपेक्ट करता है आफ्टर एक्विजिशन द एनुअल अर्निंग ऑफ केएलएम विल इंक्रीज बाय 10%, ये रहा, करेक्ट, करेक्ट। ये कितना आएगा 110। दिस इज द वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो। लेट्स डू द वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, यहां ले लेते। तो ये सेकंड बेसिस हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, याद है डिविडेंड पॉलिसी, याद है डिविडेंड पॉलिसी में मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ करते थे। अच्छा, डिविडेंड पर शेयर लेते थे तो मार्केट प्राइस पर शेयर आती थी, यहां टोटल डिविडेंड ले लो तो टोटल मार्केट वैल्यू हो जाएगी। तो देखो, प्री मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड कितना होगा, कंपनी का डिविडेंड कितना होगा, या तो अब आप 40% ले लो जो एक्स वाई जेड का है, या तो आप केएलएम का ले लो, डिविडेंड कितना है वो है 50%। 50% कहाँ से है, प्रॉक्सी कंपनी का डिटेल दिया मैंने, प्रॉक्सी का। तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द एक्स वाई जेड का, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक पी रेशियो एक्स वाई जेड का ही लिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक्वाइजेशन के बाद में हम 40% पे आउट रेशियो ही फॉलो करेंगे, 50% नहीं करेंगे, ठीक है। तो 40% अगर हम ले तो उसका कितना अर्निंग है 10 करोड़, 10 करोड़ का 40% यानी इतना मैं डिविडेंड दूंगा। उसके बाद ग्रोथ रेट कितनी दी हुई है 7%, करेक्ट, ये रहा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 16.93 माइनस 0.07, देखो वैल्यू कितनी आती है, 0.0993। 4 इंटू 1.07 डिवाइड बाई 0.0993, कुछ तो गड़बड़ है।
KLM का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हैज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ 7%। ठीक है, 16.93 ठीक है ना अपना। तो 10 × 40%, 4 × 1.07 डिवाइडेड बाय इतना आएगा ना। हाँ 10 करोड़ भी सही है आपका। देखो डिवाइडेड बाय, इसमें से 7% में हटा देता हूँ ग्रोथ रेट, क्या जाएगा आपका 43.10 करोड़। तो ये था आपका पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन। अब आइए सॉल्व करते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से क्या होनी चाहिए वैल्यू। डिविडेंड सॉरी ग्रोथ मॉडल बेस्ड वैल्यूएशन, उसमें भी प्री और पोस्ट दोनों। हाँ प्री सिनर्जिस्टिक। अभी फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू फॉर्मूला क्या हुआ करता था, अगर आपको डिविडेंड पॉलिसी याद हो तो, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल याद हो तो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब डिविडेंड पर शेयर होता था इसलिए मार्केट प्राइस पर शेयर आती थी। टोटल डिविडेंड लोगे तो टोटल मार्केट वैल्यू आएगी, ये लो, है ना। यही तो फॉर्मूला कुछ ऐसा। अब डिविडेंड कितना, 10 करोड़ का। अब 40% लेना कि 50% लेना, 40% XYZ फॉलो कर रहा है, 50% KLM फॉलो कर रहा है। हमने यहाँ पे 40 सॉरी XYZ की डिटेल ली है, तो यहाँ पे भी हम बेसिस सेम रखने के लिए XYZ की ही डिटेल लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि भैया एक बार एक्विजिशन हो जाएगा तो 40% ही फॉलो होएगा, बाद में तो 50% पे करना नहीं है। वैल्यू तुमको उस हिसाब से निकालना है। तो 10 इंटू 40% इंटू 1.07 ग्रोथ, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये रहा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें हमने शायद एक गलती की थी, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लो। ये 10 नहीं होना चाहिए, ये तो मार्केट रेट है, रिस्क फ्री रेट लेना था ना हमने यहाँ पे, तो ये 4 होना चाहिए था सिर्फ। और ये भी करेक्ट कर लेते हैं। ये कितना आएगा अभी देखो, 6 माइनस हो जाएंगे, यानी कि आएगा 10.93% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इतना एक करेक्शन कर लेना, शायद हमने वहाँ पे वो गलत फिगर ली थी इसलिए अब ये गलत आ गया। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना, 0.1093 माइनस 0.107। ठीक है, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट 0393 जाएगा आपका 108.91 करोड़। ये प्री सिनर्जिस्टिक हो गया। ये पोस्ट सिनर्जिस्टिक निकालते हैं क्या वैल्यू होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड, सेम फॉर्मूला वापस। लेकिन अब पोस्ट सिनर्जिस्टिक में क्या फर्क पड़ रहा है कि पोस्ट सिनर्जिस्टिक में 10% एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है XYZ के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल फार्मूला, इंटू 1.1 कर दूंगा मैं, बाकी फार्मूला पूरा सेम। 10 का 40%, 1.07 इंटू 1.1, 0.1093 माइनस 0.07। जाएगा आपका 119.80। हाँ 80 करोड़। तो ये हमारी रेंज ऑफ वैल्यूएशन हो गई। फाइनल आंसर जब अपन को लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं फाइनल आंसर कि रेंज प्री सिनर्जी, पोस्ट सिनर्जी, पी और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। पी रेशियो के हिसाब से 100 और 110 वैल्यू थी करोड्स में, और इसके हिसाब से 108.91 और 119.80
80 करोड़, ये हो गया। आपका आंसर बदल भी सकता है अगर आप मार्केट वैल्यू को बेसिस लो और कुछ आइटम और अलग बेसिस बनाओ तो। बेसिकली दिस इज द रेंज that the question is asking us to calculate. So just do one thing, write down the answer। हाँ, और ये जरूर करेक्ट करना, यहाँ पे 4 होना चाहिए, रिस्क फ्री रेट 4% था, 10 नहीं, 10 तो मार्केट रेट था, और ये रेंज यहाँ से, ठीक है, 1 2 और ये फाइनल आंसर, द मेन आंसर इज दिस। So just do the write down the answer, then we'll meet for the next question. Bye bye.